Hello, welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 16th February 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. इट इज़ अबाउट एंटी मॉब लिंचिंग बिल्स. पिछले 4 सालों में देयर आर एटलीस्ट 4 स्टेट्स जिन्होंने मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट बिल पास किया. दी स्टेट्स आर झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड मणिपुर. सो इन 4 स्टेट्स ने मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट बिल पास किया, लेकिन ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया बिकॉज इसे लेकर यूनियन गवर्नमेंट का ये व्यू है कि लिंचिंग इसे क्राइम नहीं डिफाइन किया गया अंडर इंडियन पीनल कोड. तो ये जो यूनियन गवर्नमेंट का व्यू है दैट लिंचिंग इज़ नॉट डिफाइंड एज अ क्राइम अंडर आईपीसी, इसकी वजह से ये जो 4 स्टेट्स ने जो बिल पास किए थे अगेंस्ट मॉब लिंचिंग ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए. नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि ये जो बिल्स हैं ये इतने डिले क्यों हुए. 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लोकसभा को ये इन्फॉर्म किया कि ये जो बिल्स जो स्टेट लेजिस्लेचर्स ने पास किए हैं दे हैव बीन रिजर्व्ड बाय द गवर्नर्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. हमने रिसेंटली हमारी वीडियो में डिस्कस किया था कि गवर्नर के पास कौन कौन सी पावर्स आती हैं व्हेन इट कम्स टू गिविंग असेंट टू अ बिल. तो तब हमने देखा था कि गवर्नर कैन ऑल्सो रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट. आप इसको बहुत डिटेल में अपनी पॉलिटी की क्लासेस में भी कवर करते हैं. तो वो जो बिल जो कि स्टेट लेजिस्लेचर्स ने पास किए थे उन्हें गवर्नर ने रिजर्व कर लिया है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट. एंड नाउ प्रेसिडेंट हैज़ टू गो विद द एडवाइस विच इज़ गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. और इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन में जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. इसे लेकर मिनिस्ट्री ने जो स्टेट लेजिस्लेशंस आई हैं उनको 3 ग्राउंड्स पे एग्जामिन किया. हाउ दे आर गोइंग अप विद द सेंट्रल लॉज, क्या जो नेशनल पॉलिसी है या फिर जो सेंट्रल पॉलिसी है क्या ये उससे डेविएट कर रहा है, उसकी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं. तो इसको लेकर मिनिस्ट्री जो है वो स्टेट लेजिस्लेशंस को एग्जामिन करेगी. मॉब लिंचिंग के जो इंसिडेंट्स हैं वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली हमें देखने के लिए मिलते हैं. ना यहाँ से हमें सबसे पहले समझना होगा दैट व्हाट इज़ लिंचिंग. लिंचिंग का मतलब क्या है. सो लिंचिंग इज़ बेसिकली एनी एक्ट ऑफ वायलेंस जिसको इनकरेज किया जाए. Either it is spontaneous or it is planned by a mob. It is usually done on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, language, even dietary practices, sexual orientation, political affiliation, ethnicity. कोई भी ग्राउंड के ऊपर अगर कोई सीरीज़ ऑफ वायलेंट एक्ट होता है, मॉब उसे परफॉर्म करता है, चाहे वो प्लान्ड हो चाहे वो स्पॉन्टेनियस हो, दैट इज़ कॉल्ड एज लिंचिंग. तो ये जो लिंचिंग के जो केसेस आते हैं इसे किस तरह हैंडल किया जाता है. जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में बात की कि देर इज़ नो डेफिनेशन फॉर सच इंसिडेंसेस इन द एग्जिस्टिंग आईपीसी. अगर हम हमारा प्रेजेंट आईपीसी देखें तो उसके अंदर लिंचिंग को सेपरेटली डिफाइन नहीं किया गया है. एंड देयरफॉर जो लिंचिंग के इंसिडेंट्स हैं उसको यूजुअली सेक्शन 300 और 302 ऑफ आईपीसी के थ्रू कवर किया जाता है. नाउ मॉब लिंचिंग के केसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अगर हम गाइडलाइंस देखें तो सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सेज कि देयर शुड बी अ सेपरेट ऑफेंस फॉर लिंचिंग. एंड जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनको इस पूरे के पूरे इंसिडेंट्स में मॉब वायलेंस के केसेस के अंदर जो एक्यूज्ड पर्सन है उनको मैक्सिमम सेंटेंस देना चाहिए ताकि एक स्टर्न एग्जाम्पल बन के आ सके अगेंस्ट मॉब वायलेंस. इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर को डेजिग्नेट करें जिनका मेन एम होगा कि उस एरिया के अंदर जो मॉब वायलेंस है, जो लिंचिंग है, वो वहाँ पे प्रिवेंट हो सके. इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स दे नीड टू आइडेंटिफाई सच एरियाज़, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स या फिर सब डिवीजन्स या फिर इवन विलेजेस जहाँ पे पहले लिंचिंग के इंस्टेंसेस हुए हैं, जहाँ पे मॉब वायलेंस रिपोर्ट हुआ है पास्ट में, उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना. ना अब इस पूरे इशू से रिलेटेड अगर हम वे फॉरवर्ड देखें तो हर बार जब भी कोई ऐसा केस आता है लाइक इन टर्म्स ऑफ ऑनर किलिंग, हेट क्राइम या फिर विच हंटिंग, मॉब लिंचिंग, वी रेज द डिमांड फॉर द स्पेशल लेजिस्लेशन टू डील विद सच क्राइम्स. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल फैंसी डायल स्मगलिंग से रिलेटेड है.
वेल, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के अलोंग फेंसीडाइलिन, जो कि एक कोडीन बेस्ड कफ सिरप है, इसकी काफ़ी स्मगलिंग देखी गई है एंड इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज ओवर देयर। फेंसीडाइलिन कफ सिरप बेसिकली कोडीन फॉस्फेट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, which is an easy way for the people to get high, as you know it works as a stimulant to the central nervous system. सो इवन BSF ने वहाँ पे एक नेटवर्क डेवलप किया है जिसके थ्रू जो स्मगलिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसे वो ट्रैप करते हैं। अभी तक अगर हम 2022 की बात करें तो अभी तक फर्स्ट फ्यू वीक्स में BSF ने अराउंड 1000 बॉटल्स फेंसीडाइलिन की बॉर्डर एरिया से एक्वायर की है। लास्ट ईयर 2021 में देवर अराउंड 1.64 लाख बॉटल ऑफ फेंसीडाइलिन। सो फेंसीडाइलिन की जो स्मगलिंग है इट्स अ बिग चैलेंज फॉर BSF। एंड इंडिया के अंदर फेंसीडाइलिन की जो कॉस्ट दैट इज़ अराउंड 200 पर बॉटल, लेकिन जैसे ही ये बॉर्डर क्रॉस कर जाती है इसका जो प्राइस है इट गोज़ अप टू दी थाउजेंड्स। फेंसीडाइलिन के अलावा याबा टैबलेट भी एक ऐसा नारकोटिक ड्रग है जिसकी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में स्मगलिंग की जाती है। याबा टैबलेट ये बेसिकली म्यांमार से ओरिजिनेट करती है एंड दे कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश, और इसके अंदर मेटापेथामीन एंड कैफीन का मिक्सचर प्रेजेंट होता है एंड अगैन इट ऑल्सो वर्क एज अ स्टिमुलेंट फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक स्टेट कोटा लॉ पास किया था जिसके अंदर मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी कोटा में 10.5% स्पेशल रिजर्वेशन दी गई थी टू वन्य कुल्य क्षत्रियाज। तो ये जो 10.5% स्पेशल कोटा वन्य कुल्य क्षत्रियास को दिया गया, इसे लेकर रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन आया था दैट दिस इज़ अल्ट्रा वायर्स। सो इस पर्टिकुलर इशू के अंदर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एग्जामिनेशन शुरू कर दी है। इस पूरे इशू को लेकर जो पिटिशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची हैं, विच इज़ बेसिकली चैलेंजिंग द मद्रास हाई कोर्ट्स डिसीजन। तो बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली का ये जो रिजर्वेशन लॉ था इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पे मोस्ट बैकवर्ड क्लास MBCs के लिए 20% कोटा दिया जाता है एंड इस 20% कोटा के अंदर 10.5% इंटरनल रिजर्वेशन वन्य कुल्य क्षत्रिय कम्युनिटी को दी जा रही थी, बेसिकली इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे जो 20% रिजर्वेशन ऑलरेडी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस को दी जा रही है उसके अंदर 10.5% की रिजर्वेशन वन्य कुल्य क्षत्रिय कम्युनिटी को दी जा रही थी। एंड इसे लेकर इवन तमिलनाडु बैकवर्ड कमीशन 1983 ने ये कहा था कि जो वन्य कुल्य क्षत्रियाज हैं तमिलनाडु के अंदर उनकी पॉपुलेशन 13.01% है। देयरफॉर ये जो प्रोविज़न है जिसके अंदर 10.5% रिजर्वेशन इस कम्युनिटी को दी जा रही है जिसकी पॉपुलेशन 13.01% है, इट कैन नॉट बी कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेट। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि इस बिल को, इस लॉ को किस ग्राउंड्स पे चैलेंज किया गया है। तो बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से कुछ आवर्स पहले ही इस लॉ को पास किया गया था। तमिलनाडु में फरवरी 2021 में जब मोड कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला था उसके कुछ आवर्स पहले इस बिल को पास किया गया एंड देयरफॉर इसे लेकर पिटिशनर ने आर्ग्यू किया कि ये जो इनैक्टमेंट हुई है इस लॉ की ये मेनली पॉलिटिकली मोटिवेटेड था एंड दिस लॉ वाज पास्ड हेस्टली। और इसे लेकर अगर हम तमिलनाडु गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट देखें तो दे से कि हम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं एंड यू कैन नॉट बार एन इलेक्टेड गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज देयर पावर टू मेक अ पॉलिसी और टू लेजिस्लेट इन एनी मैनर, एंड जब तक उनका टेन्योर चल रहा है अनटिल द लास्ट मिनट दे हैव दिस पावर। इस पूरे इशू को लेकर तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये भी आर्ग्यूमेंट है कि उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया था टू कलेक्ट डाटा ऑन कास्ट एंड कम्युनिटीज़ एंड ट्राइब्स इन तमिलनाडु, लेकिन कमीशन ने उनकी जो रिपोर्ट थी वो टाइमली उनके टेन्योर के अंदर सबमिट नहीं की। फर्दर गवर्नमेंट हैज़ पावर टू पास सच लॉज जिसके अंदर इंटरनल रिजर्वेशन ही प्रोवाइड की जा रही है ना। यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करते हैं, बेसिकली टू रेगुलेट पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स बिफोर इलेक्शंस। नाउ इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल 324 है जिस विच गिव्स पावर टू इलेक्शन कमीशन टू सुपरवाइज एंड कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड टू द स्टेट लेजिस्लेशन,
तो इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू एक मैंडेट इलेक्शन कमीशन देता है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट हो सकें। सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिस दिन से इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो अनाउंस होता है तब से ऑपरेशनलाइज हो जाता है टिल द डेट ऑफ रिजल्ट अनाउंसमेंट। एंड अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट के ओरिजिन देखें तो केरला की जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस थे 1960 में, तब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कोड ऑफ कंडक्ट प्रिपेयर किया था फॉर पॉलिटिकल एक्टर्स। जिसके बाद 1962 के जो लोकसभा इलेक्शंस थे उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो जो कोड था वो सारे रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया एंड इट वाज फॉलोड होल हार्टेडली। एंड 1991 में बार बार जब देखा गया कि जो इलेक्शन नॉर्म्स थे उनके अंदर करप्शन हो रही है, काफ़ी फ्लॉज थे, तो तब से इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बहुत ही स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने की शुरुआत की। सो पार्ट 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इलेक्शन से डील करता है एंड इट एस्टैब्लिशेस अ कमीशन फॉर दीज मैटर एंड देयरफॉर 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इट ऑल डील्स विद पावर, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड इट्स मेंबर। तो इलेक्शन से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं आप अपनी पॉलिटी की क्लासेस में उन्हें पढ़ते हैं, उसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल स्वामित्व स्कीम से रिलेटेड है। स्वामित्व स्कीम जो कि बेसिकली पंचायती राज मिनिस्ट्री इसे पायलट कर रही है। स्वामित्व का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इट इज़ बेसिकली सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। So survey of villages and mapping with improvised technology in village area। इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2020 में लॉन्च किया था एंड इट इज़ पायलटेड बाय पंचायती राज मिनिस्ट्री। तो बेसिकली इसके अंदर इंडिया का डिजिटल मैप प्रिपेयर किया जाएगा, पैन इंडिया 3D मैप्स प्रिपेयर किए जाएंगे। सो स्वामित्व स्कीम के अंदर ड्रोन्स जैसी लेटेस्ट सर्विंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा फॉर मेजरिंग द इनहेबिटेड लैंड इन विलेजेस एंड रूरल एरियाज। एंड ये जो मैपिंग है, ये जो सर्वे हैं, इन्हें सर्वे ऑफ इंडिया, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, इनके साथ कोलैबोरेशन में कंडक्ट किया जाएगा। तो ड्रोन्स डिजिटल मैप ड्रॉ करेंगे ऑफ एवरी प्रॉपर्टी विच इज़ फॉलिंग इन अ जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ ईच इंडियन विलेज एंड प्रॉपर्टी कार्ड्स प्रिपेयर किए जाएंगे एंड दे विल बी गिवन टू द ओनर्स। तो स्वामित्व स्कीम के अगर हम ब्रॉड ऑब्जेक्टिव समझें तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एज अ फाइनेंशियल एसेट दिया जाएगा टू द सिटीजन्स ऑफ द रूरल इंडिया एंड दे विल ऑल्सो हेल्प इन क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स फॉर रूरल प्लानिंग। इसके साथ साथ इट विल ऑल्सो प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। एंड इससे बेसिकली जो प्रॉपर्टी रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं वो रिड्यूस होंगे, as it will also facilitate the determination of property tax. Along with this, it will also create survey infrastructure, geographic information system maps, which can be used by any agency or any department. So स्वामित्व स्कीम के अंदर सर्वे ग्रेड ड्रोन्स को यूज़ किया जाएगा along with CORS network which is continuously operated reference station। तो इनको यूज़ करके एक्यूरेट सर्वे प्रिपेयर किए जाएंगे बहुत बड़े एरिया का और इसको बहुत ही कम टाइम लगेगा टू प्रिपेयर सच एक्यूरेट सर्वे। एंड अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो 1:500 स्केल के ऊपर जो मैप्स हैं उनको जनरेट किए जाएंगे थ्रू यूजिंग द ड्रोन सर्वे एंड इनकी जो एक्यूरेसी है दैट इज़ वेरी हाई, अराउंड 3 to 5 सेंटीमीटर। अगर हम कन्वेंशनल मेथड्स देखें तो वो इतनी एक्यूरेसी और इतनी अच्छी रेजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता। इसके अलावा जितने भी हमारे पास मैप्स हैं उनके अंदर एडिटेबल जियो टैग मैप्स बनाए जाएंगे एंड ये जो मैप्स हैं दे विल ऑल्सो फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ मोस्ट ड्यूरेबल रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी होल्डिंग्स इन एन एरिया एंड विद नो लेगेसी ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। तो परमानेंट रिकॉर्ड्स यहाँ पे क्रिएट होंगे।
इसे लेकर हमारे पास कुछ अपडेटेड गाइडलाइंस भी आई हैं विच इज़ बेसिकली गोना हेल्प द प्राइवेट कंपनीज to prepare such variety of maps without needing the approval of ministries की approval लिए बिना now the private companies can also prepare the maps. ना इसमें एम ये है कि जो ड्रोन्स का यूज़ है उसको ईजियर बनाया जाए और एक ऐसी एप्लीकेशंस डेवलप हों जो कि बेसिकली लोकेशन मैपिंग के ऊपर बेस्ड हों. इसमें बेसिकली इंडिया का जो फ्यूचर इकोनॉमिक प्रोग्रेस है दैट इज़ जियो स्पेशियल सिस्टम, ड्रोन पॉलिसी एंड अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, इन तीनों को यहाँ पे प्रमोट करने का एम रखा गया है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज़ अबाउट डार्केथॉन 2022. Well, Narcotics Control Bureau is organizing Darkathon 2022. ये एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर स्टूडेंट, यूथ और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि जो डार्क नेट मार्केट्स चल रही हैं जिनके थ्रू ड्रग डील्स होती हैं उनको यहाँ पे अनवील किया जा सके एंड उसको लेकर इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस को ढूंढा जाए. सो डार्केथॉन 2022 का मेन एम है कि ये जो फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे हैं विच इज़ पोस्ड बाय ड्रग ट्रैफिकिंग एंड जिसे कंटिन्यूसली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू के अंदर ये है, इसे लेकर इस पूरी की पूरी सिचुएशन को स्टॉप करने के लिए बेस्ट सोल्यूशंस फाइंड आउट किए जा सके. इस हैकेथॉन को 3 फेजेस के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम February 15th एंड इट विल बी कंक्लूडेड ऑन 22nd April. एंड डार्केथॉन के जो विनर होंगे दे विल बी अवॉर्डेड विद द कैश ऑफ 2.5 लाख रुपीज़ एंड जो फर्स्ट रनर अप है दे विल गेट 2 लाख एंड जो थर्ड रनर अप है दे विल गेट 1.5 लाख. तो बेसिकली इसके अंदर स्टूडेंट और यूथ को यहाँ पे इनिशिएट किया जा रहा है कि जो डार्क नेट मार्केट्स के अंदर जो ड्रग डील्स होती हैं उनको यहाँ पे स्टॉप किया जा सके. सो डार्केथॉन 2022 में ड्रग ट्रैफिकिंग को काउंटर किया जाएगा ऑन द डार्क नेट. एंड यहाँ पे UNODC की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 को भी साइट किया गया विच बेसिकली सेड कि 94% सेल्स जितनी भी ड्रग रिलेटेड सेल्स होती हैं दैट इज़ डन इन द डार्क नेट मार्केट्स ओनली. सो दैट इज़ इट, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. हमने इस वीडियो में आज के न्यूज़पेपर में जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे हमारे प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें डिस्कस किया. If you like this video, do like and comment down below. I will see you in my next one. Thanks for watching.